हेलो चार्ल्स एंड कोलूस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो कसा काय केडो हाल है, केमो नाचो। सो भाई साहब, हम मैथमेटिकल टूल कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब रियल फिजिक्स अब स्टार्ट होने वाली है और अब जो स्टार्ट करेंगे हम वो स्टार्ट करने वाले मैकेनिक्स में से पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। यस, सो आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बाद मिलेगा मोशन इन प्लेन, है ना। सो ये क्या है आपका जो आप पढ़ रहे हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, है ना, ये है काइनेमेटिक्स। ये जो पार्ट है काइनेमेटिक्स, इसको हम काइनेमेटिक्स कह रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे फटाफट से वीडियो डालो सर, जल्दी जल्दी वीडियो डालो सर। भाई प्रारंभ बैच है, ठीक है ना। अब वीडियो जो है वो जिस डेट को आने उस डेट को आते जाएंगे वीडियो, और ये भी मैं गारंटी लेता हूं कि सारा सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट होगा बेटा, सारा सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट होगा, ठीक है ना। एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा। जो आपसे वादा किया है वो पूरा करूंगा मैं, ये टेंशन मत लो, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। आप धीमे धीमे पढ़ते जाओ, एकदम से मैं 5 वीडियो डाल दूंगा, आप उतना पढ़ ही नहीं पाओगे तो मतलब क्या हुआ, है ना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन भैया आज का लेक्चर। सो भाई हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो पढ़ेंगे वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर लगभग हम बातें करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वो स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यहां पे देखें भाई मैकेनिक्स क्या है, क्योंकि देखो आपको पता है मैं हमेशा पॉइंट पे आता हूं, कोई बकवास नहीं करता, कोई फालतू बात नहीं करता, ताकि आपका टाइम बचे और आप फटाफट से चीजों को फटाफट समझते जाएं, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं और आपके नंबर अच्छे आए। इसलिए मैं तुरंत टॉपिक पे आता हूं, मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोशन। तो मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के कॉज, कि वो मोशन हुआ क्यों और उस मोशन के होने की वजह से क्या इफेक्ट आए, उन चीजों की स्टडी हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं, सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट एंड डिफॉर्मल बॉडीज। तो उसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो पार्टिकल के मोशन के कोज का, पार्टिकल के मोशन का इफेक्ट का, जिसमें हम स्टडी करें रिजिड बॉडी के मोशन के कोज या रिजिड बॉडी के मोशन के होने वाले इफेक्ट का स्टडी करें, है ना। या फिर कोई भी डिफॉर्मल बॉडी है, मतलब जिसको डिफॉर्म किया जा सकता है, जिसको जैसे शेप और साइज को बदला जा सकता है, उसको हम डिफॉर्मल बॉडी कहते हैं। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है बताओ? रिजिड बॉडी का मतलब क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिसके किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी किसे कहते हैं? एक ऐसी बॉडी जिसके कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ना बदले, उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है। पर नेचर में परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ होती ही नहीं है, ये बात अलग है, ठीक है ना। ओके, ये बताओ ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है या नहीं? पहले बताओ, सोचो ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है या नहीं है? तो आंसर है नो, ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं। जैसे मान लो अभी मेरे हाथ है, इन दोनों हाथों के भी, ये दोनों जो उंगलियां है मेरी, इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी, मतलब हाँ सर कोई डिस्टेंस होगी इन दोनों उंगलियों के बीच में। अब डिस्टेंस चेंज हो गई, 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 तो ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। कोई चैन है, कोई आपके पास में कोई चैन है या कोई रस्सी है, क्या रिजिड बॉडी है? नहीं। मान लो इन दोनों के बीच में अभी कोई डिस्टेंस है और मैंने इसको रस्सी को मोड़ के यहां पे ऐसे कर दिया, तो अब डिस्टेंस चेंज हो गई ना, तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। समझ में आई बात? ओके, कोई बात नहीं। वो तो हम जो है हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं भाई। मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स में मोशन की स्टडी करी जाती है, मोशन के कोज की स्टडी की जाती है, और उस मोशन की वजह से जो इफेक्ट है, मोशन होने की वजह से जो इफेक्ट है, जैसे मान लो एक पंखा है। अच्छा, पंखा क्यों चला? पंखे के चलने का कोज क्या था? उसके पीछे कारण क्या था, है ना। हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, फिर इंडक्शन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, तो वो कोज हो गया, है ना। फिर इफेक्ट, वो पंखे चलने की वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है? भाई हवा लग रही है हमको, समझ रहे हो। तो ये चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को दो पार्ट में हमने बांटा। पहला बांटा हमने काइनेमेटिक्स, पहला हमने पार्ट लिया काइनेमेटिक्स, और दूसरा हमने लिया डायनेमिक्स, जिसको हम काइनेटिक्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स भी कहते हैं। ये काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को काइनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक। तो भाई मैकेनिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स की ब्रांच है डायनेमिक्स। तो दोनों में ही किसकी स्टडी की जाती है? दोनों में ही पार्टिकल के मोशन की स्टडी की जाती है। पर फर्क क्या है भाई साहब?
फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें हमें कोज से कोई मतलब नहीं होता, इसमें हमें कोज से मतलब नहीं होता। मोशन होना, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि वो मोशन स्टार्ट क्यों हुआ, क्या वजह रही, कोज क्या था, उससे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है हमको। तो ये आएगा काइनेमेटिक्स में। जब तक हमको कोज से मतलब नहीं, तब तक हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और जब हम मोशन के कोज के बारे में भी स्टडी करने लग जाएं, जब हम मोशन के कोज के बारे में भी स्टडी करने लग जाएं, तो फिर वो जो है वो किस में आता है, डायनेमिक्स में आता है। जब तक हमें मतलब नहीं है कि मोशन क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, कोज के बारे में नहीं पता, कोज अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वो काइनेमेटिक्स में आ जाएगा, और भाई अगर कोज इंक्लूड कर रहे हो तो डायनेमिक्स में। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें कोज इंक्लूड किया जा रहा है, और मोशन की स्टडी तरीके से कोज भी हम पढ़ रहे हैं, और कोज नहीं पढ़ रहे हैं तो काइनेमेटिक्स। बात समझ में आई बोलो? ओके सर, ओके सर, ओके सर। मेन बातों पे आते हैं। पहले पर बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट पे बात करें तो पहले तो मैं कुछ बातें लिखता हूं। जैसे मैंने एक बात लिखी, पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। पहले एक लाइन लिखी मैंने, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं भाई, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। मैंने पहली बात बोली कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। फिर मैंने क्या बोला कि मोशन इज ए कंबाइंड स्टडी। मोशन इज ए, या कंबाइंड प्रॉपर्टी बोल दो, मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये लाइनें तुमको भी समझ में नहीं आ रही, मुझे पता है, मैं जानता हूं आपको, पर आएंगी थोड़ी देर में। मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। पहली बात मैंने लिखी मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, दूसरी बात लिखी मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। तीसरी बात मैं लिखता हूं क्या, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। मैंने लिखा देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। फिर मैंने लिखा देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। ये चार बातें लिखी भाई साहब मैंने। इन चारों बातों में बहुत भयंकर सार है। पहली लाइन में लिख दी कि मोशन रिलेटिव टर्म होता है, फिर बोला यार मोशन तो वो प्रॉपर्टी है किसकी, ऑब्जर्वर की, और ऑब्जेक्ट की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। सर अभी भी समझ नहीं आया। फिर लिखा देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, और ये भी समझ नहीं आया। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, सर ये भी समझ नहीं आया। सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको तो। रुको जरा, सबको समझ में आएगा। देखो मैं पूछूं मोशन और रेस्ट, सिंपल भाषा में अगर बात करें मोशन और रेस्ट का, सर जो चल रहा है उसको वो मोशन में होता है, और जो रुका हुआ होता है ना वो रेस्ट पे होता है। अच्छा बताओ ये बोर्ड रेस्ट पे है मोशन में? जिस बोर्ड में मैं लिख रहा हूं ये रेस्ट पे है या मोशन में है? बताओ सर रेस्ट पे है। किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है? आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। अच्छा कोई चांद पे बैठा हो तो उसके रेस्पेक्ट में क्या बोलोगे? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। चलो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो ये एक बस थी। बोलो ओके सर। बस में बैठा था कौन? गोलू। उसी बस में बैठा था कौन? मोलू। बोलो ओके सर, है ना। बस जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर से। बोलो ओके सर। शालू मैडम जो है, कौन सी मैडम? शालू मैडम ने फोन किया किसको? मोलू को फोन किया, और फोन करके पूछा, बोले मोलू भैया एक बात बताओ। तो मोलू जी ने बोला बताओ शालू जी क्या पूछना चाहते हो? बोले ये बताओ गोलू क्या कर रहा है? गोलू के बारे में जानकारी लेनी थी शालू मैडम को। शालू को शक था गोलू पे कि कुछ ना कुछ कबाड़ा कर रहा है ये। तो मोलू ने एक स्टेटमेंट पास किया। मोलू ने बोला गोलू तो रेस्ट पर है, बैठा हुआ है। गोलू तो रेस्ट पर है, गोलू तो बैठा हुआ है। अच्छा, फिर इसको मोलू पे विश्वास नहीं हुआ। इसने कॉल किया भोलू को।
अब जो भोलू भाई साहब थे ना, वो भोलू भाई साहब सड़क पे खड़े थे और जिस समय कॉल आ रहा था उसी समय ये बस जो है भोलू के सामने से पास हुई और भोलू ने गोलू को देख लिया और फिर शालू मैडम ने उसी वक्त भोलू को कॉल किया और कॉल करके पूछा, बोले भोलू भैया ये बताओ गोलू कहाँ है, क्या कर रहा है। तो भाई भोलू ने एक स्टेटमेंट पास किया फोन पे कि शालू जी, गोलू जी तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। वो तेरी, अब भाई साहब गोलू की जो है ना लगने वाली है वाट, और मोलू की भी। अब मुझे बताओ, क्योंकि मोलू बोल रहा रेस्ट पर है गोलू और भोलू बोल रहा गोलू तो 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या कौन सही है? तो आप बोलोगे यार सर मोलू भी सही है और सर भोलू भी सही है, दोनों सही है। तो मतलब अगर आप मोलू के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो गोलू रेस्ट पर है, पर अगर आप भोलू के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो गोलू मोशन में है। तो इसलिए मैंने एक लाइन कही थी कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म होती है ये ऑब्जर्वर मतलब देखने वाले और ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। तो एक बंदा है गोलू, मोलू के लिए रेस्ट पर है पर भोलू के लिए वही गोलू मोशन में है। बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने बोला था मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब इस बोर्ड को चांद से देखोगे, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पर ये लगा हुआ, समझ लो। चांद से देखने पर ये भी रेस्ट पे नहीं है, पर हाँ तुम अगर कमरे में बैठ के देख रहे हो, क्लासरूम में बैठ के देख रहे हो इस बोर्ड को, तो ये रेस्ट पर है, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हो बात को, कि वो मोशन में है रेस्ट में। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी यहां पे, तीसरी वाली, क्या लिखी कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई मायने नहीं और देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, और एब्सोल्यूट मोशन का भी कोई मायने नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस गोलू भाई साहब को अगर तुम बोलोगे भाई मोशन में बस में है तो, पर मोलू के रेस्पेक्ट में तो मोलू के रेस्पेक्ट में जो गोलू है वो रेस्ट पर है, पर भोलू के रेस्पेक्ट में गोलू मोशन में है। बस समझ रहे हो? ऐसे ही मान लो आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बैठ के बाहर के पेड़ों को देखोगे, ठीक है ना, ट्रेन चल रही है तो तुमको पेड़ चलते हुए दिखेंगे, पर जो स्टेशन पे जो बंदे खड़े हैं उनको जो पेड़ हैं वो तो रेस्ट पे दिखेंगे। तो जो स्टेशन पे खड़े हैं उनको रेस्ट पे दिख रहे हैं पेड़, पर जो कार में बैठे हुए हैं, जो उसमें ट्रेन में बैठे हुए हैं, उन बंदों को वही पेड़ चलते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। मोशन और रेस्ट जो है ये क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म होते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है, ये स्टडी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से करते हैं, है ना। ये किसके हिसाब से करते हैं अपन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लेते हैं भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहे हो सर आप? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहे हो सर आप? भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई वो पॉइंट हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई प्लेस या कोई जगह हो सकती है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जर्वर हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई पॉइंट, कोई प्लेस, कोई जगह, कोई ऑब्जर्वर हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट का क्या देख रहे हो? मोशन देख रहे हो। उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक पेड़ है, ठीक, एक दिन यहां पर एक टेबल पड़ी है, स्टूल पड़ी हुई थी, यहां पे एक स्टूल पड़ी हुई थी, और एक दिन देखा शुरू के दिन तो 10 मीटर दूरी पे थी, है ना। दूसरे दिन देखा तो ये स्टूल जो है वो 20 मीटर दूरी पे थी, है ना। तो कहने का मतलब इस पेड़ के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, पेड़ से अच्छा दूरी 10 मीटर है, फिर पेड़ से 20 हो गई, मतलब अगर डिस्टेंस इसकी चेंज हो रही है इस पेड़ के रेस्पेक्ट में, तो अपन बोलेंगे इस पेड़ के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ रहे हो? इस पेड़ के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। तो अगर मोशन की बात करी जाए तो मोशन किसे कहेंगे? सिंपल भाषा में किसे कहेंगे भाई? क्योंकि दुनिया में एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब है ही नहीं, तो मोशन किसे कहेंगे? आप बोलोगे
इफ क्या कोऑर्डिनेट्स, इफ कोऑर्डिनेट्स या फिर कहिए पोजीशन, इफ कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो भी है, सो इफ कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस with respect to frame of reference, then object is said to be in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट की क्या गोलू पोजीशन या उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते हो टाइम के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई दीवार हो सकती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई बिल्डिंग हो सकती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई सर्कल हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जर्वर हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई जगह हो सकती है। तो किसी जगह के रेस्पेक्ट में, किसी बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल की, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है गोलू, तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि भाई वो मोशन में है। पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर मोशन में है तो जरूरी नहीं दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन में हो, वो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है। पर कोई जैसे मान लो ये पेड़ था, बोलो ओके सर, ये एक कार्ट थी, बोलो ओके सर। कार्ट की पोजीशन लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है इस पेड़ के रेस्पेक्ट में, पहले यहां थी, फिर यहां थी, फिर यहां थी, तो बोलेंगे कार्ट मोशन में है इस पेड़ के रेस्पेक्ट में, ठीक ओके। पर यहां अंदर क्या बैठे हैं, हमारे गोलू भैया बैठे हैं, तो गोलू के रेस्पेक्ट मान लो यहां पर अब क्या बैठे हैं, मोलू भैया इसके अंदर बैठे हैं, और अब कार्ड जा रही है, तो गोलू के लिए मोलू और मोलू के लिए गोलू क्या रेस्ट पर है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा रहता है। जैसे मान लो हम कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, वो पता भी है क्या? अच्छा कोटा आ गया क्या, जयपुर आ गया क्या? अरे कोटा आएगा क्या चल के, क्या जयपुर आएगा क्या चल? जयपुर की जगह, पर जब हम ट्रेन में जैसे ही बैठ जाते हैं हमारे बोलने का तरीका बदल जाता है। कोटा आ गया क्या, अब क्या आया, अब जयपुर आ गया क्या, अब दिल्ली आ गया, कैसे बोलते हैं ना। तो हमारा हमने सीखा ही ऐसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा चेंज हो जाता है। ट्रेन में जैसे ही बैठते हैं हम ट्रेन को रेस्ट पे मान लेते हैं और बाकी की चीजें हमारे लिए मोशन हो जाती हैं। नोट किया है ना, नोट किया है ना, नोट किया है ना, मतलब हाँ सर, है ना। तो यही बात है, तो यही होता है। और फिर अगर मान लो आप स्टेशन पर बैठे हो, तो फिर आप क्या बोलते हो, ट्रेन कहां पहुंची, कोटा पहुंची क्या, ट्रेन जयपुर तक आ गई, अच्छा ट्रेन अब दिल्ली आएगी, ऐसा बोलते हैं। समझ रहे हो? बाहर हो तो, जब बाहर हो तो अपने आप को रेस्ट पे मानते हो, ट्रेन को चलते हुए मानते हो। तो यही कहानी है बस, सिंपल सी, है ना। तो इफ कोऑर्डिनेट और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। बोलो ओके साहब। तो इस पेड़ के रेस्पेक्ट में अगर कार्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो कार्ट है वो मोशन में है। समझ रहे हो बात को? और इसी के बराबर में कार्ट चल रही हो, इसी के पैरेलल में कार्ट चल रही हो, तो उस कार्ट के लिए ये वाली जो कार्ट है वो रेस्ट में हो जाएगी। जैसे मान लो तुम दो दोस्त हो और बाइक चला रहे हो, सेम स्पीड चला रहे हो, तो तुमको वो हमेशा सामने दिखता रहेगा और उसको तुम हमेशा सामने दिखते रहोगे, तो तुम्हारे लिए तो वो रेस्ट पे ही हो गया। बस समझ रहे हो? हाँ सर। दो ट्रेन है, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, तो इधर जो तुमको दिख रही थी, है ना, वो तुमको हमेशा दिखती रहेगी और तुम भी उसको दिखते रहोगे, हाँ की ना? बोला हाँ सर। तो इसका मतलब दो ट्रेन अगर सेम स्पीड चल रही हैं, है ना, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर बैठी हुई जो लड़की है वो रेस्ट पर है, तुमको ट्रेन चलती हुई दिखेगी नहीं, ऐसा लगेगा रेस्ट पे ही हो। पर बाहर वाला इधर से को बंदा देखेगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा दोनों क्या कांड कर रहे हैं। बात समझ आ रही? बोला हाँ। अच्छा रेस्ट की बात करें तो so if coordinates or position, if coordinates or position of particle does not change with respect to frame of reference, then object is
said to be in rest। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही बच्चे, अगर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे हैं बच्चे पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे पार्टिकल जो है वो किस पर है, रेस्ट पर है। जैसे मान लो इस पेड़ से यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ, हमेशा जाते तभी हमको आपको एक बक्सा दिखता है वहीं पे और इसकी पोजीशन नहीं बदल, इसको हम बोलेंगे ये रेस्ट पर है। समझ रहे हो? बोला हाँ सर। तो ये कहानी होती है। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो ओके सर, ये समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। जैसे मैंने पहला बोला 1D मोशन बोला मैंने एक, तो फिर मैंने एक बोला 2D मोशन, फिर मैंने एक बोला 3D मोशन। 1D मोशन का मतलब क्या है? अगर केवल एक ही कोऑर्डिनेट क्या होता हो, अगर केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता हो तो उसे हम बोलेंगे 1D मोशन। जैसे मान लो अगर ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे कोई पार्टिकल इसके कोऑर्डिनेट में लिखा 3 कोमा मान लो 4, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस जो है ये 3 है, मान लो मीटर में मैंने लिया तो 3 मीटर है, और ये जो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 4 मीटर है। तो ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, अगर केवल एक कोऑर्डिनेट बदल रहा है, मतलब पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, अब यहां आ गया, तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो अभी भी क्या है, 4 ही है, पर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट मान लो 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो मतलब कोऑर्डिनेट मान लो यहां पे हो गए 4,4, फिर यहां पे हो गए 5,4, फिर यहां पे हो गए 6,4। तो अगर केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि 1D मोशन है। एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे 1D मोशन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है वो 1D मोशन है। और अब हम पहले यही पढ़ेंगे 1D मोशन, ठीक है। दूसरा हो गया 2D मोशन, मतलब आप कह सकते हो मोशन इन प्लेन। तो अगर कितने कोऑर्डिनेट, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हो तो अपन बोलेंगे उसको 2D मोशन। जैसे मान लो कोई चींटी है, चींटी जब दीवार पे चल रही है तो इधर गई, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। मान लो पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। एक्स की डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस लगातार बदल रही हो। मान लो कोई चींटी अगर दीवार पे चल रही हो, आप अगर एक फर्श पे चल रहे हो, है ना, तो वो 2D मोशन है। बात समझ रहे हो? बोलो ओके सर। अब हो गया 3D मोशन, है ना। 3D मोशन में 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। 3D मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जैसे मोशन ऑफ बर्ड या मोशन ऑफ फ्लाई, है ना, मोशन ऑफ बर्ड या मोशन ऑफ फ्लाई। तो एक मक्खी अगर उड़ रही है हवा में तो वो 3D मोशन है। बात समझ रहे हो? बोलो ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ओके सर, हमको ये बात अब जो है समझ में आ गई है, ठीक है ना। और बहुत डिटेल में बात है पर अभी तक आपको यही बहुत है, ठीक है। तो ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन साहब। अच्छा, अब बात करेंगे भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट की। क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट? देखो जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है ना, उनको फिजिक्स में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे अभी, समझ रहे हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या, समझो पहले तो। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज, उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में, उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लो, समझाता हूं थोड़ा सा। मान लो एक बात समझो, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ट्रेन है। क्या एक ट्रेन है भाई साहब इंडिया में, और एक ट्रेन है अमेरिका में। मुझे बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है या इनका साइज ज्यादा है? बताओ, सोचो। तो बोलोगे सर साइज तो इन ट्रेनों का नेग्लिजिबल हो गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो हम इन दोनों ट्रेन्स को क्या बोल देंगे कि भाई ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस कवर कर ले कि उस डिस्टेंस की कवर की गई डिस्टेंस के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट की साइज नेग्लिजिबल हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, ओके सर।
अब जो मेन चर्चा है इस पे करेंगे हम, डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे। हालांकि आपने 9-10th क्लास में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, फिर भी अपन अब अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अपन हम क्वेश्चंस का, है ना। तो जो बातें पहले से पता है वो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो जानो क्वेश्चंस के माध्यम से। सिंपल लाइन बोलता हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है? जब कोई पार्टिकल चलता है, पोजीशन अपनी चेंज करता है, उसमें वेलोसिटी होती है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, पोजीशन चेंज करता है, तो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, ठीक है ना। तो पार्टिकल जिस रास्ते से होके गया, पार्टिकल जिस पाथ से होके गया, उस पाथ की जो लेंथ है, जैसे मान लो पार्टिकल था, पॉइंट ए चलना शुरू किया, चलते पहले ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाके टेढ़े मेढ़े से जाके और यहां पे आ गया, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट। यहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ करी और ये पॉइंट उसका क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। यहां पे आके भाई साहब रुक गए। तो रास्ता जो था, रास्ता तो ये था ना, इस रास्ते से गया है ना, इस रास्ते से गया है ना, तो इस रास्ते की जो लंबाई है, इस पाथ की जो लंबाई है, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। समझ लेना अच्छे से बेटा। पार्टिकल ने जो पाथ कवर किया है, पार्टिकल ने जो पाथ कवर किया है, उस पाथ की लेंथ इज डिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। या बोलो shortest distance between initial and final point is called डिस्प्लेसमेंट। ये बातें दिमाग में होनी चाहिए। तो ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अगर आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दिया, ध्यान सुन लो, एक लैंग्वेज में क्या बोल दो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मान लो निकालना किसी क्वेश्चन में, तो आप इनिशियल पॉइंट ढूंढो पहले, फिर आप ढूंढेंगे फाइनल पॉइंट। ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो। अगर सवाल कर रहे हैं ध्यान से सुन लो, डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले इनिशियल पॉइंट ढूंढो और फिर फाइनल पॉइंट ढूंढो और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो। तो लाइन जॉइनिंग या द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये रेड कलर की जो लाइन है ना साहब, ये रेड कलर की जो लाइन है ना साहब, इस रेड कलर की लाइन का जो लेंथ होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो लेंथ ऑफ line joining, length of line joining, length of line joining, initial point to final point of journey is called डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग जो है, उसकी लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ गई? ओके सर। और द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके चमका सर, चमका। अगर तेरे को चमका तो बताइए, यहां पे चार ऑप्शन लिखे हैं, इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं, कितने गलत हैं, वो बताओ। अब तुम्हारा तो लेवल धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस पे में थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, अब लेवल बढ़ाना है तो क्वेश्चन दूंगा मैं तो, और वो समझ में आ रहे हैं, कर रहे हो, उसका मतलब सब सही चल रहा, नहीं तो नहीं चल रहा। आज कंटेंट में बात करते हैं अपन तो, ABCD 4 ऑप्शन पढ़ो, वीडियो करो पॉज। भाई साहब, भाई की बात मानना पड़ेगी आपको, वीडियो करना पड़ेगा पॉज, पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आंसर करो, क्लिक कौन सा है।
आई होप आप सबने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, वीडियो पोस्ट करी होगी, मेरी बात मानी होगी। नहीं मानी होगी ना तो तुमको नीट की और जेई कसम है ना, नीट और जेई कसम है। अगर अभी भी वीडियो पोस्ट नहीं किया तो अभी वीडियो पोस्ट कर लो। आ जाओ, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। फॉर ए मूविंग बॉडी, मतलब बॉडी चल रही है। फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अगर कोई बॉडी मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी। यस, ये है करेक्ट ऑप्शन। सर कैसे? अरे भैया, ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट चल के कैसे भी चल के वापस इसी पॉइंट पे आ गया। अगर कोई बंदा जहां से चला वहीं पर वापस आ गया, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हैं, ठीक, जैसे मान लो मैं यहां चला, टिंग 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 टिंग, मैं वापस यहीं आ गया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर इनिशियल पॉइंट ढूंढो और फिर फाइनल पॉइंट ढूंढो, फिर उनको एक लाइन से ज्वाइन कर दो, उस लाइन की लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट। सर ये यहां से चला, ये यहीं पर आ गया, अरे किसको तो ज्वाइन करूं मैं? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही जगह है, मैं किसको तो ज्वाइन करूं? मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, और मैं ज्वाइन नहीं कर सकता तो इसे यहां पे कोई लाइन नहीं बनेगी, लाइन की लेंथ 0। ओह माय गॉड, डिस्प्लेसमेंट 0। यस, तो अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कब? जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। पर क्या डिस्टेंस 0 होगी? नहीं। मूविंग बॉडी तो मतलब चलना पड़ेगा टाइम के साथ, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी टाइम के साथ, तभी तो मूविंग बॉडी है। और जब चलेगा तो पाथ कवर करेगा तो पाथ की लेंथ होगी, तो डिस्टेंस 0 हो नहीं सकता। चला भाई चला, रास्ता कवर किया और रास्ते की लेंथ होती है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो है, मतलब सही ऑप्शन। फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0। ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। दूसरा पढ़ते हैं। Displacement has single value between two positions. Displacement has single value between two positions, but distance can have infinite values between two points. Oh my God की कसम, समझो ये भी करेक्ट है बच्चे, ये भी करेक्ट है। ये एक पोजीशन थी, यहां से पार्टिकल चला, माय गॉड की कसम, यहां तक आया। ये फाइनल, ये मान लो यहां से चल के पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक पहुंचना था। ये यहां से जर्नी स्टार्ट करनी थी और यहां पे जर्नी मान लो खत्म करनी थी। मान लो ये जयपुर है और ये कोटा है, समझो साहब, जयपुर से कोटा जाना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भाई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप अगर मिला देते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, सिंगल वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो पर डिस्टेंस, हो सकता है मैं ये रास्ता ले लूं, हो सकता है मैं ये रास्ता ले लूं, हो सकता है मैं ये रास्ता ले लूं, हो सकता है मैं ये रास्ता ले लूं। तो रास्ते तो यहां से पहुंचने के, ए से बी तक पहुंचने के कई हो सकते हैं, और रास्ते अगर इनफाइनाइट हो सकते हैं तो उनकी लेंथ भी इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता है, सॉरी डिस्टेंस इनफाइनाइट वैल्यू रख सकता है। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जाने के रास्ते, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट लेंथ मिलेंगी आपको जाने के लिए। तो मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट सिंगल होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना बस। ओके, करेक्ट। सी पढ़ो। For a particle moving in a straight line without turning back, पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग बैक नहीं कर रहा है, चलता जा रहा है, बैक नहीं कर रहा है। तो फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। बिल्कुल सही बात, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं आपके नीट में किसी न किसी क्वेश्चंस में, वहां से उठा के मैंने यहाँ रखे था कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छे से। मतलब अगर कोई पार्टिकल है और वो बैक नहीं ले रहा, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और टर्न नहीं ले रहा, बैक नहीं हो रहा, चल रहा, टर्न पीछे नहीं आ रहा, भाई स्ट्रेट लाइन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन हुआ, इसमें गया, ये भी तो स्ट्रेट लाइन में चलना हुआ। मैं स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा हूं यार, मैं तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं ना यार, मैं तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं ना यार, पर मैं टर्न बैक कर रहा हूं बार बार, मैं टर्न बैक कर रहा हूं बार बार। पर मैं अगर सीधा चलता जाऊं, टर्न बैक ना करूं, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। पर मैं यहां से चला, मैं यहां से चला और मैं वापस यहीं पे आ गया, पाथ मेरा स्ट्रेट लाइन, पाथ मेरा स्ट्रेट लाइन, पाथ मेरा स्ट्रेट लाइन में चला और मैं वापस घूम के वहीं आ गया, मान लो यहां आ गया, तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यस और नो। पर अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा पर टर्न बैक नहीं कर रहा, मतलब वापस से मुड़ के नहीं आ रहा, तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ही होगी ये पाथ की लंबाई, और ये फाइनल पॉइंट अगर है तो यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यही डिस्टेंस हो जाएगा अगर बैक नहीं ले रहे हो। बात को समझो, वीडियो पॉज करो, सोचो मैं जो बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझो। पर टर्न बैक ले रहा हूं तो ये डिस्टेंस, क्योंकि रास्ता लंबा हो गया, पहले से गए फिर वापस इसी रास्ते पे से आ रहे हो, रास्ता चले हो ना, तो उस रास्ते की लंबाई डिस्टेंस है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट यहां रुक गया तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। टर्न बैक ले रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टर्न बैक अगर ले रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो छोटा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, लिख लो ये लाइन अपने नोट्स में, डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, बराबर हो सकता है। बराबर भी कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, वापस से मुड़ नहीं रहा हो, उस रास्ते में नहीं आ रहा हो, टर्न बैक नहीं कर रहा हो, तब केवल बराबर हो सकता है, नहीं तो बराबर होगा, छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, सोच नहीं सकते तुम ऐसे कोई सिचुएशन की जिसमें बड़ा हो जाए। और तुम अगर साबित कर सको तो मेरे को मेल कर देना, मेरे को टेलीग्राम पे कर देना मैसेज, उसको मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, 1 करोड़ से ऊपर का इनाम मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं, मुझे पता है। बोला के सर मजे ले रहे हो, मजे नहीं ले रहा यार मैं, ये क्वेश्चन करके दिखाओ तब मजा आएगा। वीडियो करो पॉज, क्वेश्चन करो। क्या लिखा, गोलू टेक्स पाथ 1, गोलू टेक्स पाथ 1 टू गो फ्रॉम होम टू स्कूल। होम से स्कूल जाने के लिए गोलू भैया ने तो ये पाथ लिया, एंड मोलू टेक पाथ 2, और मोलू ने ये वाला पाथ लिया, सेमी सर्कल वाला पाथ। बोलो ओके, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गोलू एंड मोलू, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोलू एंड मोलू। ओके सर, कर देंगे सर। आजा, पहले अपन बात कर लेते हैं, इधर मोलू की बात कर लेते हैं, इधर गोलू की बात कर लेते हैं, यहां पे दोनों के डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, और यहां पे दोनों के डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर। लाला ध्यान समझ। मोलू भाई साहब कौन से रास्ते पे चले, पहले चेक कर ले। मोलू 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 ने पाथ नंबर 2 लिया, तो ये मेरा मोलू, ए मोलू लड़के, ए लड़के, मोलू लड़के, सेमी सर्कल पाथ से गया मेरा मोलू, मेरा प्यारा मोलू, ओ मोलू मोलू मोलू, मेरा प्यारा मोलू। तो मोलू इस रास्ते से गया, और मोलू इस रास्ते से गया, ओए मोलू इस रास्ते से गया रे, मोलू इस रास्ते से गया, और रास्ते की लंबाई डिस्टेंस, रास्ते की लंबाई डिस्टेंस, पाथ की लंबाई डिस्टेंस, पाथ की लेंथ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी, अगर ये रेडियस
है तो सेमी सर्कल ये क्या होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर होगी ना, पढ़ा हुआ है ना 10वीं क्लास में। ये टोटल क्या होता, ये 2 पाई आर होता, बोला हाँ। ये कितना होता, ये आधा पाई आर होता, बोला हाँ। तो भाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मोलू ने रास्ता ये लिया ना, तो डिस्टेंस बोले तो पाथ की लेंथ ये है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर। ओके, आर कितना है सर, अरे आर तो ये है ना सर, टोटल कितना है सर 200, तो आर कितना हो गया 100 मीटर हो गया ना, बोला हाँ सर, तो आर सर 100, तो 100 पाई मीटर इसका आंसर है। आप चाहो तो पाई को 22 बटा 7 लिख दो, पर यहीं छोड़ दो, मैं बता दिया तुमको, ठीक है। बोलो ओके सर, ओके सर। गोलू की डिस्टेंस, गोलू मेरा प्यारा फेवरेट गोलू कौन से रास्ते से गया, गोलू टेक्स पाथ 1, इस रास्ते से, पाथ 1 से गया। ए लाला गोलू, अच्छा रे गोलू, रुक जा रे, अरे गोलू, और मेरे बेटा गोलू, अरे गोलू इस रास्ते से गया, टिंग 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 टिंग, गोलू इस रास्ते से गया, टिंग 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 टिंग, अरे गोलू इस रास्ते से गया, गोलू इस रास्ते से गया, गोलू इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया गोलू भाई। अरे गोलू इस रास्ते से गया, तो पाथ ये कवर किया, तो पाथ की लेंथ डिस्टेंस 200 मीटर। ओके, अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पे, मोलू का डिस्प्लेसमेंट। क्या मोलू का इनिशियल पॉइंट ये घर, हाँ। क्या मोलू का फाइनल पॉइंट ये स्कूल, बोला हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना, हाँ। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर देते हैं, हाँ। लाइन ज्वाइन कर दी सर, ओके। क्या इस लाइन ज्वाइनिंग की लेंथ डिस्प्लेसमेंट होती, हाँ। लेंथ कितनी है 200 मीटर, और यहां पे भी 200 मीटर, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं, और जब मिला देते हैं तो उस लाइन जो की लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम 200 मीटर, और गोलू के तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम 200। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके सर समझ में आ गया। तो लाला नया सवाल करो, वीडियो पॉज, क्वेश्चन करेंगे, वीडियो पॉज और क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने मेरी बात मानी है, नहीं मानी है तो आपको नीट की कसम है, IIT की कसम है। वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करना है। आंसर गलत है उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो पॉज करना है, तब मजा आएगा मुझसे पढ़ने का। ऐसे नहीं आएगा, मैं बच्चों से पढ़वाता हूं, मैं कम पढ़ाता हूं, समझ रहे हो। आजा, और एग्जाम तुमको देना है, मुझे नहीं देना नीट का, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है, तुम्हें ज्यादा सॉल्व करना है, तुम्हें पेन चलाना है कॉपी में। तुम सोचो ना कि वेब सीरीज चल रही है, सोफे पे बैठ जाएंगे, सोफे पे बैठ के लाइट बंद करके आराम से वीडियो देखेंगे, तेज सर का समझ कुछ समझ नहीं आएगा। वेब सीरीज नहीं चल रही है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी खुद को, समझ में आई कहानी, ध्यान रखना। आजा बेटे, गोलू गोज फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए बना लेते हैं, पॉइंट ए। चलो ओरिजिन तो ये हो गया, ओरिजिन। अच्छा, -5 किधर होगा, इधर यहाँ पे कोई, यहीं पे होगा, -5,0 मीटर में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट था, पॉइंट ए, यहां से स्टार्ट हुआ भाई, जर्नी यहां से स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट ये, बोलो ओके। फिर गया पॉइंट बी पे जो है 7 मीटर 0 मीटर, तो इधर होगा कुछ, तो 7,0 इधर होगा, बोला हाँ सर यहाँ होगा। ये पॉइंट आपका बी हो गया, तो ये गया, रास्ता दिखाता हूँ आपको उसका, पहले ऐसे गया ये, ओह माय गॉड, ये ऐसे गया पहले। अच्छा, कितना चल गया रे लाला, कितना चल गया रे, ये कितना हो गया, ये 5 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया, ये 7 मीटर हो गया। तो 5 + 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं हमारे यहाँ, तो जयपुर में तो, तुम्हारे यहाँ 13 होते हैं, मुझे नहीं पता, 12 होते हैं, 12 मीटर तो चल गया साहब ये। अब फिर कहाँ गया ये, देन स्टॉप, फिर रुका ये, यहाँ पे भी रुका ये, आराम कर रहा है मस्त। अच्छा ऐसे नहीं, पॉइंट पे गया, देन स्टॉप, अच्छा यहाँ पे आके रुका, अच्छा मतलब ये पहले यहां देखा गया, ये यहां से जर्नी स्टार्ट करी, फिर ये यहां देखा गया, फिर लास्ट में कहां देखा गया, ये यहां देखा गया, -14 0 पे देखा गया, -14 0 पे देखा गया। और -14 0 कहां है, -14 0 कहां है, तो -14 0 तो कहीं यहां पे होगा कुछ, यहां पे होगा कुछ, हाँ यहां होगा कुछ। इसका मतलब ये जो है ना, यहां से अब हवा में उड़ के तो आया होगा नहीं, ऐसे गया तो यहां पे पहुंचा ना, इसका मतलब कहां से करूं, ऐसे टर्न कर देता हूं, यहां से कर देता हूं, मतलब ये यहां पहुंचा ऐसे, तो ये 12 तो ऐसे चल गया, ऊपर नहीं देखा क्या 12,
12 तो चल गया। अभी ऐसे ये कितना चल गया, कितना चल गया देखो। तो ऐसे जब आएगा तो ये 7 गिनते जाओ, ये 7, ठीक है ना, यहां तक, और यहां से यहां तक कितना 14, ठीक है ना। तो अगर तुमसे कोई पूछे डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो देखो यहां से यहां तक ये कितना है, 12 है, बोलो ठीक है, सॉरी ऑरिजिन है ना, हाँ, यहां से यहां तक गया 12, बोलो ओके। फिर यहां से यहां तक आया ऐसे, यहां से यहां तक मान लो, दोबारा कर देता हूं मैं तुम लोगों के लिए, डायग्राम गलत ना हो जाए बस अपना। तुम छोटे छोटे बच्चे, तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, गलती कर दोगे। देखो ये इनिशियल पॉइंट साहब, ये इनिशियल पॉइंट था हमारा, मतलब हाँ सर इनिशियल पॉइंट था, ठीक है ना। और फाइनल पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। ये क्या है, फाइनल पॉइंट है साहब, ठीक है ना। तो पहले पार्टिकल कहां देखा गया, यहां देखा गया, और फिर यहां से यहां पे पाया गया, कहां पे 7,0 पे पाया गया। इसका मतलब यहां से यहां गया पहले ये, तो कितना चल गया, 5 तो ये हो गया, तो ये ओरिजिन यहां पे 5 तो ये हो गया, 7 ही हो गया, तो मतलब 12 चला पहले तो, बोलो ठीक है साहब। फिर ये यहां देखा गया, इसका मतलब फिर ये भाई जब ये यहां से ऐसे आया होगा, फिर ये यहां से यहां मुड़ा होगा, तो यहां से यहां तक गिन लो पहले, तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया यहां तक का। फिर यहां ये कोऑर्डिनेट कितना है, -14, तो इसका ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से ये कितनी हो गई, ये 14 हो गई। तो मतलब 12 ऐसे, 12 यहां से यहां तक का पूरा गिन लिया 12, फिर यहां से यहां तक का 7, फिर यहां से यहां तक का 14। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हुई है, कवर हुई है। ये टोटल डिस्टेंस क्या हुई है, कवर हुई है। तो मतलब 12 दूनी 24 या 28 मान लो, 2 कम कर दो, 28 + 5, ठीक है ना, 33 मीटर डिस्टेंस हो गई मेरे हिसाब से। तो ये गणित सही है, दोबारा चेक कर लेते हैं। 12 12 दूनी 24 होता है, 2 यहां पे जोड़ दे 26 हो गए, 26 में अपन को जोड़ना है 7, सही है, 4 जोड़ दे 30 और 3 33, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछूं, क्या पूछूं, डिस्प्लेसमेंट पूछूं। डिस्प्लेसमेंट बोले तो इनिशियल पॉइंट ढूंढो, सर ये रहा इनिशियल पॉइंट, सर ये रहा इनिशियल पॉइंट, और सर ये रहा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जो मिला दोगे, तो जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी आपकी, वही क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर, सही बात है। तो भाई जब ये टोटल, अगर ये टोटल कितना है 5 है, और ये टोटल कितना है 14 है, तो ये कितनी बची भाई, ये टोटल 14 है ना, यहां से आता है 14 मीटर, और ये कितना है 5 है, तो 14 में से 5 निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब 9 मीटर। तो 9 मीटर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्टेंस होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। देख के सर बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, रटना नहीं है कुछ भी। आ जाओ आगे, मस्त सवाल है। क्या बोला है, ए कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। एक कार है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, जिसकी रेडियस कितनी है साहब, r है साहब, r है। Find the distance and displacement covered by car when the angle rotated by it is theta। मान लो पहले कार साहब यहां थी, पहले कार यहां थी, ठीक है, बोलो ओके सर, पहले ये कार यहां थी, और अब कार जो है मान लो यहां पहुंच गई, कार जो है अब यहां पहुंच गई इस पॉइंट पे, और कितना एंगल रोटेट कर दिया इसने, थीटा एंगल रोटेट कर दिया। कितना एंगल रोटेट कर दिया, थीटा एंगल रोटेट कर दिया। तो पूछ क्या रहा आपसे, पहले पूछ रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती भाई सर, डिस्टेंस होती जो कवर किया गया है ना पाथ, उस पाथ के लिए। तो पाथ तो ये कवर हुआ, पाथ है तो ये कवर हुआ है ना, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ये क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और ये क्या है, ये है आर्क, ये क्या है आर्क ही तो है ना। और हम जानते हैं एंगल बराबर क्या होता, आर्क बाय रेडियस होता, और आर्क अगर आर्क निकाल तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा। पढ़ा रखा है मैंने, कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रखा है ना तुमको ट्रिग्नोमेट्री में। बोला हाँ सर। तो यहां पर जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर होगी, वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r इंटू थीटा हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r इंटू थीटा हो जाएगी, ठीक है। बट डिस्टेंस तो यही हुई, यहां से यहां तक जो रास्ता कवर किया, रास्ता तो ये कवर किया गया इसने, तो इस रास्ते की लंबाई, इस पाथ की लंबाई इज डिस्टेंस, तो इट इज r थीटा। क्योंकि एंगल बराबर हम जानते हैं आर्क बाय रेडियस होता है, तो आर्क बराबर r इंटू थीटा, और आर्क की क्या है डिस्टेंस है। ठीक है साहब। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की। ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, बोला हाँ सर। पहले का गाड़ी यहां थी, और थीटा एंगल रोटेट करने के बाद में गाड़ी साहब यहां पहुंच गई, तो भाई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ मेरे को।
सर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो। इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इसकी लाइन ज्वाइनिंग कर दो, लाइन ज्वाइन करा दो सर। और लाइन ज्वाइन अगर आपने करा दी तो इस लाइन ज्वाइनिंग की जो लेंथ होगी, इस लाइन ज्वाइनिंग की जो क्या होगी, लेंथ होगी सर, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरी डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक की। अबे कैसे निकाले, मान लो यहां से आपने कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे से, अगर टोटल थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, मतलब ठीक है टोटल एंगल कितना है थीटा, तो ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 लोग के सर। मान लो डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं बोलूं ये x है तो ये भी कितनी होगी, x ही होगी, ये भी कितनी होगी, x ही होगी। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये लेंथ ही तो है, इनिशियल पॉइंट यहां पर, फाइनल पॉइंट यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी यही तो लेंथ है ना लाला, बोला हाँ सर यही है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट है 2x, तो हमारा टारगेट x निकाला, अगर x आ गया तो हमारा काम बन गया। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इस ट्रायंगल से ले रहे हैं। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर निकालना हमें। तुम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, हमको परपेंडिकुलर निकालना हाइपोटेनियस है, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा बाई 2 है, समझ रहे हो, यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा बाई 2 है। परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर क्या x है और हाइपोटेनियस कितना है, r है। तो भाई यहां से x बराबर कितना आ गया आपका सर, यहां से हमारे पास जो x बराबर आया, x बराबर कितना आया, r साइन थीटा बाई 2 आया, समझ रहे हो, x बराबर कितना आया, r साइन थीटा बाई 2। तो ये जो x आया, ये x ये कितना आएगा, r साइन थीटा बाई 2। तो भाई ये कितना हो गया, 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सवाल कैसे पूछे जाएंगे, सवाल बोलेगा कि एक पार्टिकल है r रेडियस के सर्कुलर पाथ में, फॉर एग्जाम्पल उसने π/6 एंगल कवर किया, कितना एंगल कवर किया, π/6, या मान लो π/3, मान लो π/3 एंगल कवर किया, कितना एंगल कवर किया, π/3 एंगल कवर किया। π/3 एंगल का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री कवर किया। बताओ डिस्टेंस कितनी, अगर तुमसे डिस्टेंस पूछ ले तो भाई डिस्टेंस तो r इंटू थीटा होगी। मान लो मैंने r दे दिया आपको, r मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 2 मीटर, तो r हो गया 2, थीटा कितना, कितना कवर किया, 60 डिग्री मतलब π/3 कवर किया, तो π/3, तो ये आंसर हो जाएगा। पाई को अपन 3.14 या 22/7 रख देंगे, बोलो ठीक है। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r साइन थीटा बाई 2, r कितना है, 2 मीटर है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, तो 60/2 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब 2 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आप सब बच्चे कर लेंगे, मतलब ओके सर, कर लेंगे सर। नेक्स्ट सवाल आ जाओ साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ है तो अभी और हो जाएगा। धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, ध्यान रखना, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, एकदम से नहीं बढ़ा रहा, बिल्कुल धीरे धीरे। सवाल क्या है, आप पढ़ेंगे, पहले वीडियो करेंगे, पॉज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है कि एक टायर है, कई बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आता, ये एक टायर है, ठीक है साहब। टायर पे यहां पर एक पॉइंट है, टायर पे यहां पर एक क्या है, पॉइंट है, ठीक है। और व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन, ये हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो बताओ हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, है ना। और इनिशियली अगर ये जो पॉइंट था ये ग्राउंड है, कॉन्टैक्ट मतलब ये ग्राउंड है साहब, और यहां पे टायर है, टायर का ये एक पॉइंट है, ये मान लो P पॉइंट होगा, और यहां पे ये कांटेक्ट में। हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद में, क्योंकि और ये चलने के लिए फ्री है, भले टायर है तो ये सड़क पे चलेगा, ये हॉरिजॉन्टल रोड पे चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। कोई बोलेंगे 2r हो जाएगा सर, कोई बोलेंगे सर 2πr हो जाएगा सर, कोई बोलेगा πr हो जाएगा सर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही ऑप्शन। तो चमक गई तुम्हारा सर, ये कैसे हुआ, हमको तो ये लग रहा था, अरे दादा। समझना,
मेरे पास कुछ है नहीं क्या, चलो मैं समझा दूंगा वैसे ही। मान लो एक टायर है, समझो ये टायर है, ये बताओ ये पॉइंट पी आधे रिवोल्यूशन के बाद में, हाफ रिवोल्यूशन के बाद में कहां पहुंचेगा। मान लो टायर आ गया यहां पर, टायर आ गया यहां पर, तो ये जो पॉइंट पी है हाफ रिवोल्यूशन के बाद में यहां आ जाएगा, यस और नो। पॉइंट जो पी है हाफ रिवोल्यूशन, टायर चलेगा भी सही ना, पहले ये पॉइंट यहां टच होगा, फिर 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 लास्ट में ये वाला पॉइंट जो होगा वो यहां टच हो जाएगा। तो ये मान लो ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, तो क्यू पॉइंट तो आ जाएगा नीचे और पी पॉइंट चला जाएगा ऊपर, और कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो वापस पी पॉइंट नीचे और क्यू पॉइंट वापस ऊपर। इतना विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो क्या, इतना विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो क्या? हाँ भाई, आई होप सब बच्चे इतना विजुअलाइजेशन कर पा रहे होंगे। मेरे पास कुछ है नहीं सर्कल जैसा भी कुछ तुमको बताता, पर आई होप इतना सब समझ गए होंगे। मान लो आपके पास अगर कड़ा है, कोई कड़ा है आपके पास में, कोई चूड़ी है, उसको उस पे एक पॉइंट यहाँ पे पी बना दो, यहाँ पे एक पी पॉइंट बना दो और उसको आधा रिवोल्यूशन कराओ। आधा रिवोल्यूशन कराने के बाद में ये पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये सर नो आ जाएगा ना? हाँ सर। तो बताओ अगर मान लो मैं इसको यहां से कट कर दूं, ध्यान समझो, थोड़ा सा और विजुलाइज करें, इसको यहां से कट कर दूं, कट करने के बाद में ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ कट करने के बाद में ये बिखर जाएगी, यहाँ पे ऐसे बिखर जाएगी ना, यहाँ पे यहाँ तक पहुंचेगी। और ये लेंथ कितनी है, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की पाई आर है, तो ये लेंथ कितनी होगी, पाई आर होगी भाई, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी ना। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो ये टुकड़ा पूरा बिछर के, मतलब जो बिखर के इस तरीके से, ये ऐसे क्या है, ऐसे कुछ होगा ये, और उसको मैंने कट कर दिया तो ये टुकड़ा यहाँ बिछ जाएगा ना, ऐसे बिछ जाएगा ना ऐसे पूरा। तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है टोटल, घूमी हुई लेंथ कितनी है, ये यहाँ से आता कि घूमी हुई लेंथ कितनी है, ये पाई आर है ना, इसको हम बिछा देंगे अगर यहाँ, तो पाई आर ही होगी, समझ रहे बात को? हाँ, तो ये लेंथ कितनी हो गई, पाई आर हो गई आधे रिवोल्यूशन के बाद में। हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट ढूंढो, ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा क्या, फाइनल पॉइंट। मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो इनिशियल पॉइंट से हमने फाइनल पॉइंट को मिला दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही हमारा क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट होगा। यही हमको कैलकुलेट करना है। अगर ये पाई आर, ये कितना हो जाएगा टोटल, सर ये 2r हो जाएगा, रेडियस आर है ना, रेडियस क्या आर है ना, टोटल 2r। तो भाई ये चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज हो गया तो आराम से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर बेस का, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर यहाँ पे भी, आर स्क्वायर यहाँ पे, रूट से बाहर आएगा तो ऐसे हो गया, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है। तो आई होप आपको थोड़ा ज्यादा मजा आया होगा डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करने में, समझ रहे बात को? चलो और कराता हूँ आपको अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना, मजा आ जाए तो बता देना। लो सवाल है भाई साहब, कर लो अच्छे से, सोच लो, पढ़ो अच्छे से इसको, पहले वीडियो करो पोज, दिमाग लगाओ अपना कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा ये होगा ये होगा या ये होगा। मेरे को तो बताना ही है, मेरे को तो बताना ही, मैं तो बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर करो तब आएगा मजा, तब आएगा मजा। और पूछो लोगों से, बहुत सारे बच्चे गलत बता पाएंगे, ये मैं बताता हूं, आपकी क्लास के 98% बच्चे गलत बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, 100% गारंटी है, गारंटी। कोई सोच रहे से रूट 3l हो गए, मतलब बेसिकली है क्या ना, सवाल क्या पढ़ो, एक चीटी है, चीटी want to travel from one corner of solid cube to solid cube of side L to diagonal corner, find the minimum distance that ant can travel to achieve this। मतलब अगर एक क्यूब है, या आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, अमित आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, ओ उस कोने के अंदर, उस कोने के अंदर, मतलब इस कोने के अंदर, अंदर की साइड मान लो, बाहर साइड मान लो, कोई मान लो, यहाँ पे एक चीटी बैठी हुई है और चीटी को इस कोने से इस कोने पे पहुंचना है। इस चीटी को जो है, इस चीटी को जो है इस कोने से, इस कोने से इस कोने पे पहुंचना है। चीटी को इस कोने से जहां पे मार्कर लगा हुआ है ना, इस कोने से जहां पे मार्कर का ढक्कन लगा हुआ है, यहां पे इस कोने पे पहुंचना है। तो क्या बोल रहा है सवाल, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट आंट मस्ट ट्रैवल टू अचीव दिस। लड़के दिमाग लगा लेंगे,
सर मिनिमम डिस्टेंस, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये माय गॉड की कसम, है ना। इसका डायगोनल की जो लेंथ है वो निकाल लो, डायगोनल, है ना। डायगोनल निकाल दो, इसको डायगोनल निकाल दो, डायगोनल निकाल दो, इसका जो है आप डायगोनल निकाल दो सर। और सर डायगोनल निकालोगे तो सर एक लेंथ तो डायगोनल निकालोगे सर, एक लेंथ तो इधर वाली तो हो गई एल और एक वाली हो गई √2l, है ना। तो सर आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कई बच्चों का आंसर आएंगे, क्या आएंगे। एक वो बोले, एक बच्चा बोलेगा रूट, मतलब अच्छा धरती में इस कोने से उस कोने पे जाना है, सोचना तुम सोचना खुद, है ना। सोचेंगे जमीन पे ये लेंथ हो गई √2l और ये लेंथ हो गई l, तो इसका स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा ये 12² प्लस l स्क्वायर 3l स्क्वायर। सर आंसर आ गया। वो क्या आंसर आया सर? √3l आया। लाला गलत है, चींटी हवा में उड़ के जाएगी क्या? एक कोने से, कमरे के एक कोने से नीचे वाला कोना जो है, खुद कमरे में बैठना, विजुलाइज करना तो समझ ज्यादा आएगा। जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, उसको कमरे में बैठ के सोचो कि एक धरती के एक कोने पे जो है चींटी बैठी हुई है, धरती के एक कोने पे चींटी बैठी हुई है, समझ लो। धरती के एक कोने पे, इस कोने पे चींटी बैठी हुई है और ऊपर वाले उस कोने पे, मतलब इस कोने पे चींटी बैठी हुई है, इस कोने पे चींटी बैठी हुई है, इस कोने पे चींटी बैठी हुई है और इस कोने पे जाना चाहती है, तो हवा में उड़ के थोड़ी जाएगी, वो चींटी है वो। तो चींटी तो दीवार पे चल सकती है, इसका मतलब √3l इज नॉट आंसर। तो यहाँ पे कॉमन सेंस चेक हो गया तुम्हारा। अच्छा, तो इसलिए ये जो गणित लगाई ना कि नीचे तो सर √2l कवर करेगा, नीचे वाली तो लेंथ √2l और वो वाली l, तो हाइपोटेनिस जो होता है ना डायगोनल निकालने के लिए, हाइपोटेनिस जो होता है ये √3l होगा, तो √3l आंसर। पर यार हवा में उड़ के थोड़ी जाएगी चींटी ऐसे, हवा में उड़ के थोड़ी जाएगी चींटी ऐसे, समझ रहे हो बात को? नहीं जाएगी ना। तो √3l इज नॉट योर करेक्ट आंसर। अच्छा सर, कोई बात नहीं सर, दोबारा ट्राई करेंगे सर। सर है ना, इसको ऐसे पहुंचा दो, कैसे पहुंचा दो? अच्छा आपको ना, आपको सर यहाँ से यहीं तो पहुंचाना, मतलब हाँ। तो सर एक काम करो, मतलब क्या सर, पहले है ना आप ऐसे चलाओ उस चींटी को, पहले एक फेस में डायगोनल चलाओ, पहले चलाओ फिर इसको ऐसे चलाओ, फिर चला के यही तो पहुंचाना ना, फिर से ऐसे चला दो, हेलो हो गया काम खत्म। सर ये एल है ना, बोले हाँ। सर ये भी एल है ना, बोले हाँ। सर ये √2l हो जाएगा ना, बोला हाँ। तो सर आंसर बताऊं क्या होगा? बोला हाँ बताओ। तो सर √2l तो ये, ओके मान लिया बेटा तेरी बात। सर √2l तो ये, सर √2l तो सर ये, और सर l ये, सर l ये। अरे लाला तुम ये ऑप्शन बोल रहे हो क्या? ये भी गलत है सर। पहले ऐसे, सर ये √2l मिनिमम, अब फिर से ऐसे पहुंचा दो। गलत है, ये मिनिमम नहीं है, इससे मिनिमम हो सकता है। अरे यार सर हमेशा गलत कर देते हो यार आंसर, ऐसे थोड़ी काम चलेगा सर। सर ऐसे करो, अब की बात सर ऐसे करो, सर ऐसे लाओ। सर l, हाँ l, सर l, हाँ l, सर l, गलत है। सर l, हाँ l, सर l, हाँ l, सर ऐसे l, ये भी गलत है। 3l भी आंसर नहीं होगा, ये भी मिनिमम नहीं है सर। यार तो फिर तो मतलब गलत पढ़ा रहे हो यार आप, फिर तो सर आप गलत पढ़ा रहे हो। ये तो क्या बात हुई सर, क्वेश्चन नहीं मिल रहा सर, गलत पढ़ा रहे हो सर आप। आपकी बात को समझ नहीं आती सर, हमको कुछ समझ नहीं आता सर, हमें आपका, हमको कुछ समझ नहीं आता सर। सुनना चल, तो समझाता हूँ मिनिमम क्या होती है। तो यहां से इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यहां पहुंचना ना, थोड़ा दिमाग खोल, आईआईटी वाला खोल, थोड़ा आईआईटी जाना तेरे को, डॉक्टर बनना तेरे को। अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाना है, क्लियर है? बोला हाँ। पर अगर डायरेक्ट यहां से इनिशियल पॉइंट को यहां से मिलाते, डायरेक्ट मिलाते, तो चींटी हवा में उड़ नहीं सकती, चींटी दीवार पे चल सकती है। अब हमारे एक चीज सोचो, अगर इसको मैं ऐसे खोल दूं, इस पॉइंट से लाला, इस पॉइंट पहुंचना बेटे गोलू, तो सोच इसको मैं ऐसे खोल दूं तो जाएगी तो चींटी दीवार पे चल के। तो एक काम करो ना, चींटी का रास्ता जो होगा वैसे होगा, मतलब यहां से जाना यहाँ ना। तो अब मिनिमम देखो, अभी क्या बन गया, एक ऐसे, अब ऐसे ये रेक्टेंगुलर शेप बन गया ना, इसका डायगोनल इज द आंसर, इसका डायगोनल जो होगा ना वो आंसर होगा, मतलब ऐसे
ऐसे पहुंचेगी कुछ ऐसे, समझ रहे हो? अब ऐसे बंद करोगे ना तो ये ऐसे गया, यहां तक कुछ ऐसे गया, यहां तक गया ऐसे, पहले ऐसे जाएगा, यहां तक कुछ ऐसे, यहां तक ऐसे कुछ गया, फिर यहां से ऐसे कुछ आया। ये मिनिमम है। कहने का मतलब ये हो गया, जो आंसर निकालोगे, मतलब इस फ्लैप को खोल दो, आप खोल दोगे तो ये कुछ यहां पे से पहुंच जाएगा। ये तो क्या है, मैंने ऐसे तो खोला है इसको, ये तो खोला है मैंने, तो भाई यहां से आपको यहां पहुंचना था ना, तो मैंने इसको यहां से जो दबा हुआ था इसको ऐसे खोल दिया, समझ रहे हो? तो ये पॉइंट यहां आ गया, समझो। तो भाई ये एल, तो ये भी लेंथ भी कितनी हो गई, एल हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, सर टोटल हो गई 2L, ठीक है ना। हमको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ कितनी है, ये एल है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, भाई काम बन गया हमारा। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो अंडर रूट 2L का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, L का स्क्वायर, तो कितना हो गया देखो, 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब 5L स्क्वायर, मतलब रूट 5L। सो रूट 5L इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन है ना। सब बढ़िया सवाल। अगर सवाल बढ़िया लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। बहुत बढ़िया। एक और लास्ट सवाल करते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको अच्छे समझ में आए। यहां पे आपके सामने एक सवाल क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके सामने सवाल क्या लिखा है सर, यहां पे एक सवाल लिखा हुआ है क्या, ए ड्रंक वॉकिंग, मतलब पिया हुआ इंसान है, वॉकिंग इन नैरो लेन में चल रहा है, टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, 5 स्टेप आगे चलता, मतलब 5 स्टेप आगे चलता है, 1 2 3 4 5, फिर 3 पे जाता है, 1 2 3। तो इस एक रूटीन में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 2 मीटर का कवर किया, और डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 8 मीटर। समझ में बात, मतलब बंदा जो है पहले 5 मीटर आगे जाता है और फिर 3 मीटर क्या आता, पीछे आता। जो टोटल जो डिस्टेंस कवर हो रही है एक ऐसे टर्म में, जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी कवर हो रही है, 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा कितना, 2 मीटर। भाई ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, इनिशियल पॉइंट यहाँ, फाइनल पॉइंट यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 मीटर कवर हो रहा। सवाल ये है कि ये लेन है और यहां पे एक गड्ढा है, और ये गड्ढा यहां से कितनी दूरी पर है, 13 मीटर की दूरी पर है। ये 5 मीटर आगे जाता है, 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, और 1 मीटर कवर करने में 1 सेकंड ले रहा है ये, मतलब 5 फॉरवर्ड ले रहा है ना, 5 फॉरवर्ड जा रहा, ऐसे 5 फॉरवर्ड 3 मीटर पीछे, इसका मतलब ये 8 सेकंड ले रहा है इस एक लैप के अंदर। ऐसे गया और फिर ऐसा आया, तो ये कितने सेकंड ले रहा है, 8 सेकंड ले रहा है, क्योंकि दूरी कितनी कवर कर रहा है, 8 मीटर। 8 स्टेप ले रहा है ये, 5 आगे ले रहा और 3 पीछे ले रहा, 5 आगे ले रहा और 3 पीछे ले रहा, एक स्टेप में 1 सेकंड ले रहा, 1 मीटर में 1 सेकंड ले रहा, तो ऐसे 8 मीटर में 8 सेकंड। ठीक है सर। एक तरीका तो क्या, इसको मैन्युअली करो, मैन्युअली चलाते जाओ ऐसे, एक लैप में 2 मीटर कवर करेगा, कोई 5 जाएगा आगे 3 पीछे 1, सब 2 चल गया, मतलब 8 चल गया। फिर वापस यहां चलाओ, 5 आगे फिर 2 पीछे फिर 3 पीछे, तो वापस और 2, तो फिर 8 और जोड़ दिया, ऐसे करते करते पहुंचोगे। टाइम लग जाएगा ऐसे सवाल सॉल्व करोगे तो, ध्यान समझना। कर सकते हो मैन्युअली भी, पर अगर डिस्टेंस 13 नहीं होती, 13 की जगह 200 होती तो ऐसे करते रहते, तुम तो ऐसे करते रहते, चलो पीछे आगे पीछे ऐसे करते रहते। सवाल तो पता नहीं कितने फिर मान लो कभी होता ही है ना। तो तरीका ध्यान समझना, ये 13 मीटर बोल, हाँ तरीका क्या है इस सवाल को, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का, तुम्हारा जो कॉमन सेंस उससे कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही वो कॉमन सेंस का फेल होगा, जब इस 13 की जगह 200 मीटर हो गया, 300 मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, तब तुम्हारा जो कॉमन सेंस है ना वो पागल हो जाएगा। तुम चलाते रहो, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, रात हो जाएगी तुमको सवाल तक सॉल्व करने के लिए, सुबह से शाम तक सवाल सॉल्व नहीं होगा। पर ध्यान समझो, एक चीज सोचो, जो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड कितना है, 5 मीटर। फॉरवर्ड कितना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बस। फॉरवर्ड कितना है, 5 मीटर, है ना।
तो यहां से यहां तक का फॉरवर्ड का रास्ता रख लो बस। मतलब फॉरवर्ड अगर 4 मीटर होता तो मैं 4 मीटर ले लेता, फॉरवर्ड अगर 3 मीटर होता तो मैं यहाँ 3 मीटर का ले लेता, यहाँ 5 मीटर है ना तो फॉरवर्ड वाला 5 मीटर है ना तो मैं यहाँ 5 मीटर का रखता हूँ, यहां से चलाता हूँ और इसको एक बार यहां तक लाके मैं खड़ा कर दूंगा। और जब मैं यहां से लेकर इसे यहां तक लाके इसको खड़ा करूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल चुका होगा, 8 मीटर चल चुका होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी चल चुका होगा, 8 मीटर चल चुका होगी। मैं 5 पहले रोक दिया ना, उसको फॉरवर्ड वाला रोक दिया, मान लो एक बार मैंने 5 यहाँ पे, तो टोटल 13 है, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, अब एक चीज समझो कि एक जो चक्कर है इसका, इस तरीके से जो एक चक्कर हो रहा है, एक चक्कर में ये कितना कवर कर रहा है, सॉरी एक चक्कर में ये इस स्ट्रेट पाथ पर, एक चक्कर में, चक्कर मत बोलो उसको, कुछ भी बोल दो आप चाहे, मतलब एक 5 फॉरवर्ड और 3 पीछे, 5 फॉरवर्ड और 3 पीछे, 5 फॉरवर्ड और 3 पीछे, इस एक में ये स्ट्रेट पाथ में कितना चल पा रहा, 2 मीटर चल पा रहा। हमको इसको 8 मीटर पहुंचाना है, हमको इसको 8 मीटर पहुंचाना है। तो हमको अगर इसको 8 मीटर पहुंचाना है, इसका मतलब अगर ऐसे ये 4 बार करेगा, अगर ऐसे ये 4 बार करेगा, भाई एक चक्कर में 2 मीटर ना, एक 5 मीटर और 3, 5 आगे 3 पीछे, एक जब एक बार जब ऐसा करता तो ये 2 मीटर ही चल पाता है स्ट्रेट पाथ पे। तो अगर ये ऐसा 4 बार करेगा, 4 टाइम्स करेगा, तो ये 8 मीटर चल पाएगा। ये सर पहले ये बताओ मुझे तो। हाँ सर, यस सर, यस सर। तो जब ऐसा ये 4 बार करेगा तो ये 8 मीटर चल पाएगा। पर जब ये ऐसा एक बार करता है तो स्ट्रेट पाथ पे तो 2 मीटर चलता है, और 4 बार करता है तो स्ट्रेट पाथ में 8 मीटर चलता है। पर टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस, वो तो पाथ गिरोगे ना बार बार, तो एक चक्कर में 2 मीटर स्ट्रेट पाथ, तो 4 चक्कर में स्ट्रेट पाथ 8 मीटर। पर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो, क्योंकि एक चक्कर में मतलब एक ऐसे 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे चलने पे ये 8 मीटर कवर करता है, 5 आगे 3 पीछे डिस्टेंस, समझ रहे हो मतलब। हाँ, तो ऐसे 4 बार, 4 टाइम जब ऐसा करेगा, ये जब ऐसे 4 टाइम करेगा, जब ऐसे 4 टाइम करेगा तो ये 32 मीटर चल चुका होगा। मतलब जब ये ड्रंक मैन यहां से लेकर यहां तक पहुंचा होगा तो ये 32 मीटर, कितनी डिस्टेंस, 32 मीटर जो डिस्टेंस है कवर कर चुका होगा। और 32 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका, मतलब इसको अभी तक 32 सेकंड लग चुके होंगे, क्योंकि 1 मीटर कवर करने में इसको 1 सेकंड लगता है, तो 32 सेकंड ये ले चुका है अब तक। मतलब ये यहां से लेकर यहां तक 8 मीटर तक पहुंचने में, स्ट्रेट 8 मीटर तक पहुंचने में इसको 32 सेकंड लग गए हैं। तो 5 आगे 3 पीछे जा रहा है। तो मैंने क्या किया, तरीका क्या था, तरीका क्या, अप्रोच क्या थी कि जो फॉरवर्ड स्टेप होता है ना, बड़ा वाला 5 मीटर है, जो भी है 4 मीटर है, 2 मीटर जो भी है, तो फॉरवर्ड क्या है 5, तो 5 यहां तक ले आओ बस इसको, तो मतलब 8 तक लेके आओ कैसे भी करके। अब सोचो, अच्छा एक 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे में ये कितना कवर कर रहा है, 2 मीटर कवर कर रहा। तो यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट आने में इसको कितने चक्कर चाहिए, ऐसे 4 चाहिए, और एक ऐसे के अंदर ये 8 मीटर कवर करता है, एक ऐसे में ये 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता, तो 4 चक्कर में यहां तक पहुंचेगा, तो 4 चक्कर में कितना कवर कर जाएगा, 32 मीटर कवर कर जाएगा। बोला हाँ, 32 मीटर कवर कर जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक मैनुअली पहुंचा दो, क्योंकि जैसे ही अभी ये 5 चलेगा, जैसे भी ये 5 चलेगा, गड्ढा आगे गड्ढे में गिर जाएगा, तो +5, तो 32 + 5 कितने हो गए, 37 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी वर्क करेगा, 37 मीटर। जैसे 37 करेगा, अब इसको पीछे चलने का टाइम नहीं मिलेगा, गड्ढे में गिर गया ये, तो इसको 37 सेकंड लग जाएंगे, तो टोटल आंसर हो जाएगा 37 सेकंड। बात समझ आई, बात समझ आई, ओके सर। मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती, 200 मीटर होती समझो, ठीक। और वही स्टेप लेते हैं, 5 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे, वही सेम है, और 1 मीटर में वही 1 सेकंड लग रहा, ठीक। तो कैसे कर रहे सवाल को, अप्रोच क्या थी, क्या समझाया था कि जो स्टार्ट वाला है ना, स्टार्ट वाला जो है उसको यहां तक ले आओ 5 मीटर, ठीक है ना। तो भाई ये 5 मीटर में कितना बचेगा, ये स्ट्रेट पाथ 195 में, तो 195 तक का डिस्प्लेसमेंट कवर कराने का मतलब ये हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जब ये 5 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे चलता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, ये एक ऐसे चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 2 मीटर का, मतलब एक स्ट्रेट 2 मीटर का कवर करता है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट 2 मीटर में कवर करता है, सॉरी एक स्ट्रेट 2 मीटर का ये एक ऐसे चक्कर में कवर करता है, ठीक है। हमको कितना कवर कराना है, 195 में, पर 195
तो मतलब नहीं 195 सम संख्या नहीं है, ठीक है ना, इवन नंबर नहीं है। मतलब क्योंकि हमको पता है कि एक चक्कर जब ऐसा करेगा तो ये 2 मीटर ही चल पाएगा। हमको ऐसे 2 + 2 करते करते यहां तक पहुंचाना है, पर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ब्लॉक करोगे तो कभी भी 195 नहीं आएगा। हाँ 194 आ सकता है, तो कोई बात नहीं, हम इसको यहां तक पहुंचा देते हैं। अब दिमाग लगा लेंगे, तो यहां तक ले आओ, इसको 194 तक ले आओ, 194 तक का हिसाब कर लो, फिर बाकी का मैनुअल करेंगे, समझ रहे हो बाकी का। तो 194 की अगर बात करें तो 194 पूरा स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? सीधी सी बात है, 194 बटा 2 करेंगे। क्यों करेंगे बटा 2? क्योंकि एक चक्कर ऐसा हो जब होता है 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, तो एक चक्कर में 2 मीटर कवर होता। तो 194 के लिए 194 मीटर तक आने के लिए कितने चक्कर चाहिए? तो 194 का आधा है ना, तो कितना हो गया ये? तो भाई 100 का आधा तो कितना हो गया आपका? 100 का आधा तो 50 हो गया, और फिर 90 का आधा कितना हो गया? 45 हो गया, और फिर 2 47, तो मतलब ये हो गया आपका 97। तो मतलब 97 बार ये ऐसे करेगा, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, ऐसे 97 बार करेगा। कितनी बार करेगा? ऐसे 97 बार करेगा, और जब ये 97 बार करेगा तब ये यहां पे पहुंचेगा। हाँ हम जानते हैं जब एक बार ये 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे आता है एक बार, तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है? 8 मीटर कवर करता है, 5 ऐसे 3 मीटर पीछे। तो जब ये 97 बार ऐसे करेगा, 97 टाइम्स जब ऐसे करेगा ये, तो कितने डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ये? 97 × 8, इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। हाँ सर, तो ये 6, ये 5, तो ये हो गया इतना। गलत तो नहीं कैलकुलेशन भाई? 7 7 8 7 56, 8 7 56 5, हाँ सही है। तो ये 97 बार 97 टाइम जब ऐसा करेगा तब ये यहां पर पहुंचेगा, 94 का स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करेगा। तो 97 में एक चक्कर में एक बार 5 आगे 3 पीछे जाने पे 8 मीटर कवर करता है। तो 97 टाइम जब ऐसा करेगा तो ये 776 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। 776 मीटर डिस्टेंस ये जो है कवर कर चुका होगा। अब मैनुअल कर लेते हैं। अभी टोटल डिस्टेंस कितनी बच गई? 6 बच गई ना। मैनुअल कर लो। तो 5 आगे, अब भूल जाओ उसको, क्या करेगा? 5 आगे बच गया, 1 मीटर से बच गया यार, 1 मीटर से बच गया। 5 आगे, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, तो कितना कवर कर गया? 8 और कवर कर गया। 5 आगे 3 पीछे, ठीक है ना। तो ये 5 आगे गया 3 पीछे आ गया, तो ये डिस्टेंस अब कितनी बची? कितना कवर कर गया? कितना कवर हो गया? ये कितना वापस कवर हो गया? 2 मीटर, ये 2 मीटर बचा ना। तो अब और कितना बच गया? ये 4 बच गया। तो अब ये पहला स्टेप चला, दूसरा स्टेप चला, तीसरा स्टेप चला, 5 स्टेप चल नहीं सकता, ये 5 चल नहीं सकता, 4 चल पाएगा, क्योंकि अब यहां तक आ चुका है, ये 2 मीटर चल चुका है। 5 आगे, यहां से इसने जैसे ही 5 आगे 3 पीछे किया ना, तो 2 मीटर हो गया। अब जो है, अब केवल ये 4 स्टेप और चल सकता है, क्योंकि 5 स्टेप जैसे रखने पड़ेगा, नीचे गिर जाएगा, तो +4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो कितना हो गया? 12 18, कितना हो गया? हाँ सही है, 8 + 4 12, और 12 और 6, हाँ ठीक है, ठीक है। तो भाई ये कितना हो गया? ठीक है, इतना हो गया। 12 14 15 16 17 18, ठीक है, 8, हाँ। तो इतना मीटर ये टोटल कवर करेगा, और 1 मीटर में उसको 1 सेकंड लगता है, इसका मतलब 788 सेकंड, इतने टोटल सेकंड उसको लग जाएंगे इस गड्ढे में गिरने पे। तो इस तरीके से इन सवालों को कराया, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तब तक के लिए बच्चे पार्टी, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको बहुत सारा कंटेंट सीखने को मिला हुआ है। यहाँ से प्रैक्टिस करिए, कुछ समझ में नहीं आया दोबारा से उसको देखिए, फिर भी समझ नहीं आया तो डाउट पूछिए, बताने के लिए तैयार हूं मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू सो मच।